वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14, इसमें हम ऑडिट एविडेंस पर बात कर रहे थे कि ऑडिट एविडेंस जो होता है बेसिकली वो एक ऑडिटर क्यों लेता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एट द एंड उसने ओपिनियन देना होता है, जिसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने इसको अपॉइंट किया होता है। अब उस ओपिनियन से अगर हम बैकवर्ड आएँ तो बेसिकली मेन टारगेट हमारा ओपिनियन का है। अब ओपिनियन से पहले हमारा कंक्लूजन आएगा, जिसकी बेस पर हमारा ओपिनियन होगा। वो कंक्लूजन किस बेस पर आएगा? जब हम एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। और फिर हमने पढ़ा था एविडेंस ऑब्टेन किस तरह से किया जाता है। कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं एविडेंस गैदर करने के लिए, जिनको परफॉर्म करके हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं और फिर उन एविडेंस की बेस पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और उस कंक्लूजन जो होता है दैट इज़ द बेसिस ऑफ आर ऑडिट ओपिनियन। ठीक हो गया जी। इसके अंदर हम बेसिकली टॉपिक जो पढ़ रहे थे दैट वाज रिस्क असेसमेंट। ठीक है कि रिस्क असेसमेंट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। ये एक एक्टिविटी होती है जो कि एक ऑडिटर परफॉर्म करता है। ऑडिटर को परफॉर्म करनी भी चाहिए, ठीक है, ताकि वो एंटिटी का ऑडिट करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले उसको पता हो कि कौन से ऐसे हाईलाइटेड एरियाज़ हैं जिस पर ज़्यादा फोकस अटेंशन रिक्वायर्ड है, जिस पर ज़्यादा स्टाफ रिक्वायर्ड है, जिस पर ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है उसको सपोर्ट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो रिस्क असेसमेंट वो एक्टिविटी है जो कि एक ऑडिटर परफॉर्म करता है एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट या फिर बिफोर ऑडिट इन ऑर्डर टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द एंटिटी। और फिर हमने पढ़ा था कि कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स फिर कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑडिट एविडेंस जो होते हैं उनको गैदर करने के लिए जो एविडेंस जो प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं वही उन्हीं में से कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं। सारे के सारे क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि सारे के सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट क्योंकि हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, इस वजह से हम रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस और एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन जो है ये तीन प्रोसीजर्स हम परफॉर्म नहीं कर सकते रिस्क असेस करने के लिए क्लाइंट के अंदर। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था कि ये रिस्क असेसमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा अगले लेक्चर तक। आज हम उसका पार्ट 2 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे उनमें है जी लेवल्स ऑफ रिस्क एंड एग्जाम्पल्स। हमने रिस्क पढ़ लिया क्या होता है, रिस्क असेसमेंट देख ली क्या होती है। अब हम लेवल्स पढ़ेंगे कि किन लेवल्स पर जो होते हैं बेसिकली वो रिस्क हमारे पास आते हैं। और फिर उन रिस्क के जो लेवल हैं उनका रिस्क आ गया, अब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा कि किस तरह से एक ऑडिटर जो होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा टू दोज रिस्क। और फिर एक छोटी सी बात है कि जी एग्जाम्पल्स जो होती हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ रिस्क के एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली टेस्ट होते हैं, उसी तरह से सिनेरियोज बनाए जाते हैं और उन्हीं सिनेरियोज की एक जो है वो कम्बिनेशन जो होता है वो आपको एक एज स्टैंड अलोन क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। पिछली जो पास पेपर्स हैं उनके अंदर टेस्ट हुआ है, ऐसा एग्जामिनर ने टेस्ट किया हुआ है पहले। बहरहाल जो पास पेपर्स हैं वो तो हम प्रैक्टिस एट द एंड करेंगे ही, लेकिन वो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन फर्स्टली हमने अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर कर देना है, इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, इतना फर्म कर लेना है कि हमारे पास जो भी पास पेपर आए हमें वो थ्योरी पता हो, वो लिंक पता हो कि किन कॉन्सेप्ट्स ने लिंक होना है आपस में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। आज के हम लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जी लेवल्स ऑफ रिस्क। आप लोगों ने अभी रिस्क प्रोसीजर्स जो थे हमने पढ़े थे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उनकी जब एग्जांपल्स से पहले जो उसकी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो हमने पढ़ा था कि जो रिस्क होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी होता है और असर्शन लेवल पर भी होता है। ठीक है,
तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन था, मैंने आपको बताया था कि इसकी डिटेल जो है वो हम जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जी रिस्क हमने असेस करना होता है, प्राइमरी मोटिव है हमारा एट द स्टार्ट ऑफ ऑडिट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क क्या होता है? ऐसा रिस्क एंटिटी के अंदर जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी हैं, ठीक है, उनको परवेसिवली अफेक्ट करे, यानी कि हाई लेवल पर अफेक्ट करे। ऐसा रिस्क जो कि क्लाइंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परवेसिवली अफेक्ट करे। परवेसिवली का मतलब हाई लेवल पर एक से ज़्यादा लाइन आइटम्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो अफेक्ट करे, एक से ज़्यादा लाइन आइटम्स। फिलहाल यहाँ पर मैं असर्शन को भी उसी से रिलेट कर रहा हूँ कि असर्शंस बेसिकली क्या होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्क दैट अफेक्ट फाइनेंशियल्स एट परवेसिव लेवल एंड अफेक्ट मैनी असर्शंस। तो एक से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स को अफेक्ट करे, कुछ अकाउंट्स को अफेक्ट करे, तो उस रिस्क को हम कहते हैं दैट इज़ अ हाई लेवल रिस्क, दैट इज़ अ परवेसिव रिस्क, या फिर रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा कंपोनेंट को हिट कर रहा होता है जी। इसके बाद अच्छा, असर्शंस की अगर बात करें तो असर्शंस का हमने जो डेफिनेशन है और उसकी जितनी असर्शंस जो होती हैं, बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आगे स्टडी करना है अगले चैप्टर के अंदर। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ इधर कि असर्शन का क्या मतलब होता है। असर्शन बेसिकली वो रिप्रेजेंटेशन होती है बाय द मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, जो कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बताती हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कि मैनेजमेंट ये कहती है कि मेरे जो रिसीवेबल्स हैं वो ओवरस्टेटेड नहीं है या फिर वो अंडरस्टेटेड नहीं है, ठीक है। अब ये असर्शन, ये जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ये कहती है, ठीक है, अब ये बेसिकली वो असर्ट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो रिसीवेबल्स आ रहे हैं, जो क्लोजिंग डेटर्स आ रहे हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एसेट्स के अंदर जाते हैं, उसकी जो फिगर आ रही है वो ओवरस्टेटेड या अंडरस्टेटेड नहीं है। फिलहाल टू कीप इट सिंपल मैं आपको सिर्फ इधर तक ही जो है इसको लिमिटेड रखूंगा, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बन सके, आपकी कंटिन्यूटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। लेकिन इसकी जो असल पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल बिल्डिंग है, वो हम अगले ही इसी चैप्टर के अगले पार्ट के अंदर जो है वो हम सीखेंगे, या फिर हो सकता है कि अगले चैप्टर के अंदर हम लोग ये सीखें, ठीक है जी। तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का क्या मतलब हुआ? ऐसा रिस्क जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को हिट करे, अफेक्ट करे परवेसिवली। परवेसिवली का मतलब आपके लेवल पर अभी फिलहाल, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियंस किस तरह से होते हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि परवेसिवली का क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर परवेसिवली का मतलब होता है, अब टू कीप इट सिंपल, हाई लेवल, ठीक है। एक से ज्यादा कंपोनेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स को जो है वो अगर फिगर अफेक्ट करती है, कोई रिस्क अफेक्ट करता है, तो दैट इज अ रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्लियर जी, ये तो हो गया। इसके बाद अब हमारे पास आता है रिस्क एट असर्शन लेवल। अब इसका ऑपोजिट है जी रिस्क एट असर्शन लेवल, रिस्क दैट डू नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल्स एट परवेसिव लेवल एंड अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शंस, ठीक है जी। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क की ऐसा लेवल ऑफ रिस्क है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परवेसिवली अफेक्ट करता है, ज्यादा कंपोनेंट्स को अफेक्ट करता है। जबकि असर्शन लेवल रिस्क वो रिस्क है जो कि छोटा मोटा रिस्क है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट तो करता है लेकिन वो परवेसिवली अफेक्ट नहीं करता। हो सकता है कि एक से दो असर्शंस जो है वो उसकी, या कुछ स्पेसिफिक असर्शन जो है जो हम पढ़ेंगे आगे क्या होती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की कही हुई बातें होती हैं जो कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड उन्होंने दावे किए होते हैं बेसिकली कि भाई
हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं, हमारी जो स्टेटमेंट्स हमने बनाई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनके अंदर जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो वो भी सही तरीके से काउंट की गई है, और ये सारी चीज़ें जो होती है बेसिकली ये असर्ट करती है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि जो अमाउंट्स आ रही होती हैं उनके रिलेटेड, ठीक है जी। तो रिस्क एट असर्शन लेवल, ऐसा रिस्क, छोटा मोटा रिस्क जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट तो करता है लेकिन परवेसिवली अफेक्ट नहीं करता। एक से ज़्यादा असर्शंस को अफेक्ट करता है लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शन। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शन का क्या मतलब है कि ऐसी असर्शंस जिनको अगर हिट करो तो पता लगे कि ये असर्शन जो है वो हिट हुई है, ठीक है। और जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क के अंदर जो हमने पढ़ा कि ऐसा रिस्क जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट तो करे बल्कि परवेसिवली अफेक्ट करे, हाई लेवल रिस्क है ये। ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट इससे अफेक्ट हों, इनसे हिट हों, और एक से ज़्यादा असर्शंस जो हैं, ठीक है, वो हिट होनी चाहिए। अब उसके अंदर हम ये नहीं देखेंगे कि ये असर्शन हिट हो रही है, ये असर्शन हिट हो रही है, हमने बस देखना है एक से ज़्यादा हो रही है तो बस है, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल नहीं होगी। हाँ, रिस्क एट असर्शन लेवल के अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल जो असर्शन होगी वो हिट होगी। क्लियर? ये जो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शन है ना, ये जो एक टर्म है पूरी, इसको अभी आप लोग नहीं समझ सकते, ये आप लोग समझेंगे जब आप लोगों को मैं असर्शंस पढ़ाऊंगा कि असर्शंस क्या होती हैं, मैनेजमेंट की असर्शंस जो होती है वो उनकी क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल असर्शन होती है, ठीक है, जो कि आपके इनकम स्टेटमेंट जो फॉर द ईयर जो बैलेंसेस आ रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट के जितनी भी अमाउंट्स आ रही होती हैं वो फॉर द ईयर होती हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड असर्शंस डिफरेंट होती हैं, जबकि जो अकाउंट बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट के अंदर आते हैं एज ऑन, क्योंकि बैलेंस शीट एज ऑन बनती है तो इस वजह से एज ऑन दैट डेट टिल दैट डेट जो होती है, जितनी वो असर्शंस होती हैं बैलेंस शीट की अकाउंट्स की असर्शंस डिफरेंट होती हैं, और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स की जो असर्शंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये हम पढ़ेंगे सारा का सारा, कि जब हम ये पढ़ेंगे कि जो ओल्ड लेवल यानी कि ट्रेडिशनल जो ऑडिट जिस तरह किया जाता था, पहले ऑडिट किया जाता था, उसमें और आज के ऑडिट के अंदर क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों आया है, और नई ऑडिट टेक्निक्स जो हैं वो निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। ये सारा कुछ जब भी हम पढ़ेंगे तब भी आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि ये मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शंस की मैं क्या बात कर रहा हूँ, और फिर आप बैक एंड पे रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ के साथ जो कि मैंने आपको बाद में सिखानी, ठीक है जी। तो ये हमारे 2 लेवल्स ऑफ रिस्क थे। उसके बाद अगर हम आगे चलें और इन्हीं लेवल ऑफ रिस्क जो है इन्हीं की अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें जिससे आपको ज़्यादा उनके क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क क्या है जी? रिस्क ऑफ फ्रॉड, कि मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व है। अब याद करें जी, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी कि एक से ज़्यादा असर्शन हिट हो रही हैं। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, एक से ज़्यादा लाइन आइटम्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स जो है वो एक से ज़्यादा हिट हो रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है मैनेजमेंट तो रिस्क है कि इनकम स्टेटमेंट भी गलत होगी, बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ आइटम्स में फ्रॉड हुआ होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अफेक्ट हो रही होगी, क्योंकि कैश का जो बैलेंस होता है वही आपके बैलेंस शीट के अंदर जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और इसी तरह से जो आपकी चेंजेस इन इक्विटी होगी उसी में से जो क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स के, सरप्लस के, रिवैल्यूएशन सरप्लस के, और उसके बाद इक्विटी के, जनरल रिजर्व्स के, ये सारे के सारे आपके इक्विटी के अंदर बैलेंस शीट के अंदर शो होते हैं, ठीक है। ये तो रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं वो हिट हो रहे हैं, हाई परवेसिव इफेक्ट जो है वो ये ऐसा रिस्क जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स पर करता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आता है जी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हमने आगे भी पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आगे जाके पढ़ना है, लेकिन इतनी मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स
वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर गुजरती हैं, उनका ठीक होना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि कंट्रोल्स उन्होंने ही डेवलप किए हैं, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने ही बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर दे। ओवरराइड का मतलब ओवर रूल कर दे, कि ये समझे ही ना कि मैंने कंट्रोल्स मेरे पे फॉलो होते हैं कि नहीं। जैसे कि रूल आपने बनाया, ठीक है, और आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भाई आपने रूल बनाया, आपकी मर्जी है, दुनिया को फॉलो कराओ, खुद फॉलो करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी एक से ज़्यादा असर्शंस या फिर उनकी जो कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो एक से ज़्यादा जो है परवेसिव लेवल पर इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब कि मैनेजमेंट अपने बनाए रूल्स प्रोसीजर्स को नहीं फॉलो कर रही, उनको निगेट कर रही है अपने लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उन सब के अंदर ये रूल फॉलो नहीं कर रही होगी, उस सब के अंदर जो है वो गलतियों का चांस बढ़ जाएगा, जिससे एक ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट करते हुए पता लग जाता है और फिर वो उसी हाईलाइटेड एरिया पर, इंपॉर्टेंट एरिया पर ज़्यादा टाइम अपना फोकस करता है, ज़्यादा अटेंशन डाइवर्ट अपनी करता है। जी नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो कॉम्पिटेंस की बात करते हैं कि जी मैनेजमेंट के अंदर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का डिफरेंस। इंटरनल ऑडिटर कौन सा ऑडिटर होता है? वो एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह ही है, इंडिपेंडेंट भी होता है मैनेजमेंट से, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट के जो सीएफओ होते हैं या जो उनके हेड होते हैं उनको आंसरेबल होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर से थोड़ा सा कम इंडिपेंडेंट होता है इंटरनल ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल सब वही है, ठीक है, जो कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर के होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर बेसिकली एक्सटर्नल ऑडिटर की एक तरह से हेल्प करता है मैनेजमेंट के अंदर, उनके रूल्स प्रोसीजर्स को चेक करता है कि ये प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल डेवलप किया है कि ठीक है कि नहीं, स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक हैं तो उनको किस तरह से जो है वो रेमेडिफाई करना चाहिए, किस तरह से इनको आप इनटू इफेक्ट ला सकते हैं, ठीक है, आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स इन इट, ठीक है। इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं, मैनेज के जो क्लाइंट होता है आपका, जो इंटरनल ऑडिटर जिस कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी जो होती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स जो हैं उनको, कोई इन्वायरमेंटल पॉलिसी, कोई इन्वायरमेंटल प्रोसीजर्स, इनको डिफेम तो नहीं कर रही, ठीक है, ओवर रूल तो नहीं कर रही। इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि इंटरनल ऑडिटर ने। जी, तो अगर मैं ये कहूँ कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं था उस क्लाइंट का जिस पर आप ऑडिट करने जा रहे हैं, तो रिस्क है कि उसने मैनेजमेंट को गलतियां पॉइंट आउट नहीं करके दी होंगी, या वो कर ही नहीं पाया होगा, उसके दिमाग से ये चीज़ गुजरी ही नहीं होगी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को भी नहीं पता लगा होगा कि जो इनके कंट्रोल्स, उनके प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या कोई वो जो रूल जो है वो ओवर रूल कर रहे हैं, या कोई ऐसी पॉलिसी, प्रोसीजर, लीगल लॉज जो हैं उनको वायलेट कर रहे हैं, ये उनको नहीं पता लगा होगा और वो कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब इससे क्या हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स पर ये गलती जो होती है इसका इफेक्ट जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। और इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एक तो है जी कंपिटेंस, ठीक है, और दूसरा होता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी। अगर मैनेजमेंट ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है ये वही फ्रॉड वाली बात है कि एट द एंड तो वो फ्रॉड ही करेगी ना, क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब उसका मकसद क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो फिगर्स हैं या तो उनको ओवरस्टेट किया जाए अपने हिसाब से। मैंने क्या बताया था, मैनेजमेंट हमेशा बेस्ट व्यू में अपने काम करती है, अपने बेस्ट इंटरेस्ट में काम करती है। हमने क्या करना है एज एन ऑडिटर, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना है मैनेजमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने, कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, दे रही है या नहीं दे रही, इसी के बारे में तो हमने ओपिनियन देना होता है, ठीक है। तो अगर तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो इस वजह से हिट हो सकते हैं, मैनेजमेंट उनके अंदर गड़बड़ कर सकती है जानबूझकर।
जी इसके बाद हमारे पास आता है जी गोइंग कंसर्न इश्यूज। गोइंग कंसर्न के बारे में आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन की बेस पर अकाउंटिंग की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है कि जी हमारी जो कंपनी है, ठीक है, वो अगले 1 साल तक जो है वो चलती फिरती रहेगी, बंद नहीं होगी, उसके ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे, उसके डेटर्स बनते रहेंगे, क्रेडिटर्स आते रहेंगे, जो उसके लीगल केसेस हैं वो चलते रहेंगे। मतलब कि ये सारी की सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं इनसाइड द कंपनी वो बंद नहीं होंगी, एम्प्लॉयज़ आते रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो एट द एंड जो है वो स्टाफ कट डाउन होगा, स्टाफ कट डाउन होगा तो कंपनी जो होगी वो बंद हो जाएगी। तो गोइंग कंसर्न जो रिस्क होता है दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क दैट मे अफेक्ट द financial statement at pervasive level, meaning hitting more than one assertion या फिर more than one component of the financial statement at pervasive level। जी ये तो हमारे जो एग्जाम्पल्स थी ये थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क की। अब अगर हम असर्शन लेवल रिस्क पर आए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको क्या कहा था कि ये बिग लेवल पर होती हैं, जबकि असर्शन लेवल आप समझ लें कि ये स्मॉल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। रिस्क ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्टेबल एसेट्स के जी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क आपने पढ़े, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, आपको फौरन पता लग गया कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ पर हिट नहीं कर रहा, ठीक है, ये ओवरऑल है। तो मैनेजमेंट अगर पूरी की पूरी जो है वो इंटेग्रिटी पे बात आ जाती है, अगर ओवरराइड ऑफ कंट्रोल पे बात आ जाती है, अगर फ्रॉड की चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर गोइंग कंसर्न इशू आ रही है, या कंपिटेंस की बात हो रही है, ये सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ठीक है। कोई कंक्रीट आपको जो है वो स्पेसिफिक असर्शन, कोई स्पेसिफिक जो है वो बात इससे नहीं पता लग रही, ठीक है। जबकि जो असर्शन लेवल रिस्क होता है ये स्मॉल क्यों होता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इफेक्ट तो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन वो परवेसिव लेवल पर नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल देखें, रिस्क ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पोर्टेबल एसेट्स। हो सकता है कंपनी जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो वो पोर्टेबल एसेट्स के अंदर डील करती हो, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, फोन्स हैं, वो हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, ठीक है। इन ये जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं, आपके जो वॉचेस होती हैं आजकल, डिजिटल वॉचेस एप्पल की निकली हुई हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये पोर्टेबल एसेट्स है और जाहिर सी बात है प्रेशियस भी हैं। तो अब इनकी मिसअप्रोप्रिएशन अगर हो जाए, इनकी चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए इनकी, ठीक है, तो ये रिस्क जो है ये है तो रिस्क, ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शन है। अगर तो एसेट्स एग्जिस्ट करते होंगे तो ये रिस्क होगा, ठीक है। अगर तो एसेट्स ही ना, पोर्टेबल एसेट्स ना हो तो ये मिसअप्रोप्रिएशन का रिस्क नहीं होगा। तो दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बट इज एन असर्शन लेवल रिस्क, छोटा रिस्क, ठीक है। आगे चलें जी, रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ यूजुअल एंड कम्प्लेक्स, अनयूजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ, अनयूजुअल है सॉरी यहाँ पे जी, अनयूजुअल एंड कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। जी आपकी जो कंपनी है जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हैं उसकी सब्सिडरी भी है, उसकी होल्डिंग कंपनी भी है, फिर आगे होल्डिंग की सब्सिडरी है, सब्सिडरी की होल्डिंग, बहुत ही ज़्यादा मिक्स कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का उनका एक ट्री बना हुआ है, ठीक है। जो उनके एसोसिएट का ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैनेजमेंट इसका फ़ायदा उठाते हुए, अपने इस इनहेरेंट कहने आप पावर का फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो कुछ ऐसी कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कर सकती है। उसने अगर एक सेल को ओवरस्टेट करना है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर सकती, एंट्री पास नहीं कर सकती, वो क्या करेगी, अपनी कोई सब्सिडरी को बेचेगी, उस फिर आगे लिखेगी कि वो सब्सिडरी आगे अपनी होल्डिंग को बेचेगी, एट द एंड जाके उसी कंपनी पर आनी है, उसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफेक्ट होने। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी एट द एंड जाके हमारे साथ जो मेन पेरेंट कंपनी होती है उसी के साथ कंसोलिडेट होती हैं। तो इस वजह से इफेक्ट आना इधर ही है, लेकिन ऑडिटर को परेशान करने के लिए, कम्प्लेक्स करने के लिए एक ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री को वो इस तरह के काम कर सकती है। तो रिस्क ये भी एक तरह का है, ठीक है, जिसको एक ऑडिटर अगर तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के थ्रू इन प्रोसीजर्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए अगर तो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करेगा ड्यूरिंग द ऑडिट, बिफोर ऑडिट और स्टार्ट ऑफ ऑडिट, तो फिर
वो ज़रूर इन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन ये भी असर्शन लेवल रिस्क है। एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के बारे में। जी नेक्स्ट, रिस्क दैट लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बीइंग डिलिबरेटली wrongly recorded और मे बी रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग पीरियड। ये ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंपनी में आप ऑडिट करने जा रहे हैं या आप ऑडिट उसका करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और बिगिनिंग फेज़ में आप हैं, आपको पता लगा कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की जो ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, वो रॉन्गली रिकॉर्ड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल सेल जो आपकी सेल्स अकाउंट है आपका, टी लेजर जो आपका लेजर अकाउंट होता है, उसके अंदर 10 ट्रांजैक्शंस आ रही हैं टोटल से पहले, ठीक है, जबकि सेल्स की जो इनवॉइसेस हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो बैक एंड पे उनकी ट्रेसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ 8। अब ये जो 9वीं और 10वीं आइटम है, ये जो सेल हुई है, इसका कोई पिछला एविडेंस नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हो सकता है कि ये रॉन्गली डिलिबरेटली जो है वो रॉन्ग रिकॉर्डिंग की हो ताकि सेल्स को ओवरस्टेट किया जा सके, ताकि एट द एंड प्रॉफिट ओवरस्टेट हो सके, ठीक है। तो ये रिस्क भी है कि रॉन्गली रिकॉर्डिंग हो सकती है। और फिर रिकॉर्डिंग इन द रॉन्ग पीरियड, ये भी हो सकता है कि अगले साल की सेल को जो है वो अगले साल की सेल जो आपने करनी है, ठीक है, जो कि अभी होनी है, जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की ट्रांजैक्शन है, पता नहीं होती या नहीं होती, आपने उसका रेवेन्यू आज ही बुक कर लिया हो, आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसका रेवेन्यू बुक कर लिया हो। अब इस तरह से भी सेल्स तो ओवरस्टेट हो ही रही है ना, मैनेजमेंट का तो मकसद पूरा हो रहा है, चाहे वो रॉन्गली रिकॉर्ड करके फेक एंट्रीज करते रहे या फिर वो अगले साल की सेल जो है वो करंट ईयर के अंदर रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। उनका तो मकसद एट द एंड है ना, रेवेन्यू बढ़े तो प्रॉफिट बढ़े, और हमें प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें बोनस का ज्यादा शेयर मिलेगा, जितना, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस है, जितनी परफॉर्मेंस अच्छी, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, उतने ज्यादा परसेंटेज में बोनस मिलेगा मैनेजमेंट को। तो रिस्क हो सकता है कि जर्नल एंट्रीज जो हैं वो रॉन्गली रिकॉर्डेड हो, डिलिबरेट, और या फिर वो रिकॉर्डेड तो हो, रॉन्गली रिकॉर्डेड भी हो, और जो पीरियड है, ठीक है, जिस पीरियड से वो बिलोंग करती हैं, उस पीरियड के अंदर वो ना रिकॉर्ड हो, बल्कि वो अगले पीरियड की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाए। अच्छा, इसको अगर आप नेगेटिव दूसरी सेंस में देखें, इस तरह भी हो सकता है, अगर इसकी एग्जांपल हम ली जाए कि लायबिलिटीज होती हैं, मैनेजमेंट की कोशिश होती है उनको वो अंडरस्टेट करे, ठीक है, एसेट्स को ओवरस्टेट करती है, जो नॉर्मल एक मैनेजमेंट का तरीका होता है, ठीक है, एक सोच होती है कि वो ओवरस्टेट करते हैं एसेट्स को, अंडरस्टेट करते हैं लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज कम से कम दिखाते हैं ताकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर जो है वो मसले ना आए। जब कंपनी ने अगली कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करना है तो वो ये ना देखें कि इन पे तो उधार ही बड़ा चढ़ा हुआ है भाई, इनके तो क्रेडिटर्स अकाउंट पेबल्स या फिर जो लॉयर जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट, ये तो इतने ज़्यादा चीज़ें, मतलब इनकी लायबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो पता नहीं ये स्टैंड भी करेंगी कि फर्दर 1 to 2 years के अंदर या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के रिस्क होते हैं। या फिर ये रिस्क हो सकता है कि जी बैंक से लोन लेना हो, ठीक है, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है कि जी बैंक से लोन लेना है कंपनी ने, वो क्या करेगी, लायबिलिटीज़ को कम दिखाएगी, एसेट्स को ज़्यादा दिखाएगी, ताकि बैंक के जब कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके पास आए या फिर जो बैलेंस शीट है वो उसके पास आए तो उसको पता लगे वाह जी वाह, कंपनी के तो बहुत ही ज़्यादा एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ इतनी कम है, ये तो मेरी लायबिलिटी आराम से सेटल कर देगी, मैं आराम से इसको लोन दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के केसेस हो सकते हैं, और हो सकते क्या है, होते हैं नॉर्मल जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसके अंदर, ठीक है। तो जी वापस आते हैं जी, हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की, कि अगर हम इसको दूसरी एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो दूसरी एग्जाम्पल इसकी क्या बन सकती है कि जी लायबिलिटी को मैनेजमेंट जो है वो अब अंडरस्टेट कर रही है। अब हो सकता है कि आज की जो करंट पीरियड की लायबिलिटी है वो अगले ईयर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करे, करंट ईयर की लायबिलिटी करंट में ना रिकॉर्ड करे ताकि लायबिलिटी ओवरस्टेट ना हो जाए, ठीक है, वो लायबिलिटी का पोर्शन लेके अगले साल में रख दे कि जी अगले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उनके अंदर मैं ये रिकॉर्ड करूंगी। अब ये भी गलत है, रॉन्ग पीरियड ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, जिस साल की ट्रांजैक्शन, जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए, ये हमारा जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो कहता है,
ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा है वो यही कहता है, जिस पीरियड का रेवेन्यू उसी पीरियड में बुक हो, जिस पीरियड का एक्सपेंस उसी पीरियड में एक्सपेंस, कैश आए या जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही हम फॉलो करते हैं हर जगह मोस्टली, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑडिट भी करना होता है जी। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ी और बड़ी डिटेल के अंदर हमने बेसिकली इन एग्जाम्पल्स का मकसद, ये एग्जाम्पल्स मैं आपको वैसे भी बता सकता था वर्बली, लेकिन ये एक स्लाइड सेपरेट बनाने का मकसद ये था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल की जो बाकी की डिस्कशन है, जिससे आपका मेन कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर होना है बाद में जाके, जब हम इसका एक्चुअल जब टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे। उससे पहले पहले आपको थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो एग्जाम्पल्स के थ्रू, इन दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए जी। अब हम चलते हैं अपने रिस्क्स जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनके रिस्पॉन्स पे। अब जाहिर सी बात है, जब तक रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया जब तक उसका रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो वो रिस्क तो वैसे का वैसे ही रहा ना। तो आपको जो भी कोई चैलेंज आता है आप उसको फेस करते हैं। तो इसी तरह एक ऑडिटर को अगर कोई चैलेंज आया है, कोई रिस्क आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का या असर्शन लेवल का नजर आया है, जिससे उसके रिस्क असेसमेंट के अंदर, ठीक है, एक क्या कहते हैं आपको, एक रिस्क जो है वो नया बर्थ लिया है जिसने, तो अब उसको जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा एक ऑडिटर, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेगा, तब तक वो रिस्क जो है वो तो उसको उसी तरह से हॉन्ट करता रहेगा, वो रिस्क खत्म नहीं होगा जी। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क, तो रिस्पॉन्स भी हम उसी तरह से पढ़ते हैं। In order to address risk at financial statement level, auditor develops an overall response. ये overall response की क्या बात है जी, कि जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क लेवल के अंदर जो होता है, कोई स्पेसिफिक ऑडिट लेवल असर्शन जो होती है वो हिट नहीं हो रही होती, ठीक है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये एक ओवरऑल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है, इससे ये कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कंपिटेंसी का इशू है तो ओवरऑल है, गोइंग कंसर्न इशू चल रहा है ओवरऑल है, फ्रॉड का रिस्क आ रहा है तो ये भी ओवरऑल है, ठीक है। तो जब ओवरऑल रिस्क होंगे तो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा जी। ओवरऑल रिस्पॉन्स का क्या मतलब है जी, इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। फ्रॉड आ रहा है, रिस्क पता लग रहा है कि ये फ्रॉड का रिस्क एग्जिस्ट करता है, हो सकता है फ्रॉड हो, तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेवल पर स्टार्ट के अंदर से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपना इंक्रीज कर दो, ज्यादा क्रिटिकल एनालाइज करने लग जाओ एविडेंसेस को, ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड रखो अपना मैनेजमेंट से, ताकि उनके जो छुपे हुए राज वगैरह हैं वो सारे आपको पता लग सके। फिर एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग, बिल्कुल ऑडिट प्लानिंग क्योंकि आपने स्टार्ट में करनी होती है, रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, अब आप ऑडिट प्लानिंग कर सकते हैं, अब उन रिस्क को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी प्लानिंग के बीच में, और फिर उन प्लानिंग को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके आप अपना ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडिट प्लानिंग जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, आपकी सफिशिएंट ऑडिट प्लानिंग होनी चाहिए। रिस्क को यहाँ पे एडिक्वेट का क्या मतलब है कि उन रिस्क को एड्रेस करते हुए आपने उन ऑडिट प्लानिंग्स जो है आपने अपनी प्रिपेयर करनी है जी। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग मटेरियलिटी लेवल। ये मैंने आपको बताया था कि मटेरियलिटी लेवल एक ऐसा लेवल होता है, ये भी, इसका भी पूरी जो डिटेल है वो हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली उसी के अंदर हमने सारा इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करना है विद एग्जाम्पल्स, विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहाँ आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल बेस पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मटेरियलिटी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो कि एक ऑडिटर सेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रॉफिट आया है इनकम स्टेटमेंट में वो आया है 5,000 फॉर इंस्टेंस, ठीक है, 5,000। अब ऑडिटर कह सकता है जी कि इस साल का मैं मटेरियलिटी लेवल रखता हूँ इस कंपनी पे 5% ऑफ प्रॉफिट। अब 5% ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट की फिगर होगी, ठीक है, और उसका 5% लोगे तो जो फिगर आएगी दैट इज द मटेरियलिटी लेवल द ऑडिटर इज कंसिडरिंग, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो हर मिस स्टेटमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई करे, उस पर लाजिम नहीं होता कि वो अपनी आंखें इतनी खुली रखे कि हर मिस स्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी है मैनेजमेंट ने की है वो सब के सब वो आइडेंटिफाई कर ले। इतना ज़्यादा वो सुपरमैन या सुपर हीरो नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स जो होता है उन्हीं को जो है वो एड्रेस करता है। तो इसी तरह से
मटीरियल मिसस्टेटमेंट किस तरह से पता लगे कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, कोई भी मिसस्टेटमेंट, तो वो पता लगेगी आपके मटीरियलिटी लेवल से कंपेयर करने के बाद कि अगर डेटर के अंदर कोई मिसस्टेटमेंट आ रही है और वो मिसस्टेटमेंट जो आ रही है वो अमाउंट उसकी है फॉर एग्जांपल 300, ठीक है। अब आपने जो 5000 का 5% लिया, कुछ भी जो भी आंसर आया, लेट्स से 500 आया, ठीक है। अब 500 आपका मटीरियलिटी लेवल है। 500 या 500 से ज्यादा अगर कोई ना कोई फिगर आ रही होगी, मिसस्टेटमेंट आ रही होगी, वो आपके लिए मटेरियल कंसिडर होनी चाहिए। उससे पीछे पीछे जो भी आ रही होगी उसको आप इमटेरियल कंसिडर करेंगे। और इमटेरियल जो कंसिडर की जाती है बाय द ऑडिटर, उस पर या तो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में किए जाते हैं, या फिर उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक छोटी सी मिसस्टेटमेंट से कोई ज़्यादा उनका इमटेरियल मिसस्टेटमेंट से कोई उसका नुकसान नहीं होने वाला शेयर होल्डर्स का, ठीक है जी। तो अब अगर आपको पता लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल यानी ओवरऑल रिस्क्स जो हैं वो आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ये कंपनी के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मटीरियलिटी लेवल को पहले से रिड्यूस कर दें। हो सकता है आपने रिस्क असेसमेंट से पहले का मटीरियलिटी लेवल रखा 10%, अभी भी तो आपने ऑडिट स्टार्ट नहीं किया ना, तो अब आपने रिस्क असेसमेंट किया तो आपको पता लगा कि यार इसमें तो बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। आप क्या करो, 10% से 5% पे आ जाओ, और ज़्यादा आप उसको क्या कहते हैं लोअर कर लो उस अमाउंट को, जिसको आपने बेंचमार्क के थ्रू जो है वो रख के आपने उसको टेस्टिंग करनी है बाकी मिसस्टेटमेंट्स की, ठीक है। इस तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो मिसस्टेटमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी और रिस्क जो है वो एड्रेस हो जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है असाइनिंग एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ। बिल्कुल आपको पहले पता लग गया कि रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के, तो आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा स्टाफ जो है वो हायर कर लो, आप एक्सपीरियंस स्टाफ हायर कर लो। आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये पोर्टेबल इन्वेंट्री के आइटम में डील कर रहे हैं, आप किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को जो है वो हायर कर लो। अगर कोई ये ज़मीन वगैरह के कारोबार, यानी कि अगर कोई वो प्रॉपर्टी सेल परचेज का इनका कारोबार है कंपनी का, आपके क्लाइंट का, तो आप कोई जो वैल्यूअर होते हैं, एक्सपर्ट जो वैल्यूअर्स होते हैं, जो कि ज़मीनों की रेट्स, जिनको वैल्यू पता होती है कि भाई इस ज़मीन का आज का जो मार्केट रेट है वो ये है, ठीक है, उसको कर लो, ताकि मैनेजमेंट गलत अगर वैल्यू उसने लिखी भी हुई है तो आपको वैल्यूअर जो है वो सही बता दे, आपको पता लग जाए कि मैनेजमेंट ने गलत लिखी है, ठीक है। अब यही कर सकते हैं आप। और जी इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द स्टाफ। बिल्कुल आपका जो स्टाफ है जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग इंक्रीज कर दो, ठीक है। पहले 10 कैमरा उन पे लगाए थे, आप 15 लगा दो, ठीक है। या फिर उनको मॉरली सपोर्ट जो है वो आप सुपरवाइज कर लो, मॉनिटर कर लो। फिर जी इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन नेचर एंड टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जी इसके अंदर क्या है जी कि आपके जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, अगर मैनेजमेंट को पता लग गया है या रिस्क आपके पास, रिस्क आपको नज़र आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता लग गया होगा कि यार मैंने तो मैनेजमेंट से स्टार्ट के अंदर जो है वो डिस्कस किए थे कि भाई मैं ये काम करूँगा और ये जो है हो सकता है मैं मोटे मोटे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँगा। अब मुझे तो पता लग गया कि इसमें रिस्क है, ठीक है। अब मैनेजमेंट को भी पता लगे कि इसने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है। आप क्या करो, आप उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट ऐड कर दो अपने प्रोसीजर्स के अंदर। जैसे कि आपने जी उनका स्टॉक काउंट करने जाना था 30 जुलाई को, ठीक है, आप चले जाओ 28 को, ठीक है। आप उनको एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एक सरप्राइज, एक वाव मोमेंट जो है वो उसके अंदर ऐड कर दो कि भाई पता ही नहीं लगा, सरप्राइज हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए सरप्राइज हो गया कि जी ऑडिटर तो आ गया, बैठ गया, ठीक है, अब जो स्टॉक काउंट करना पड़ेगा हमें, हम कह रहे थे कि जी हम दो दिन बाद करेंगे, अब तो हमें अभी करना पड़ेगा। अब आप उसके सामने इस तरह से जो है आपने उनको इंगेज करना है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐड करनी है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट का फिलहाल आप मतलब यही समझें कि ये हाई ज़्यादा प्रोसीजर्स या ज़्यादा नेचर टाइमिंग और एक्सटेंट का मतलब, एक्सटेंट का आप सिर्फ नाम याद रखें कि एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स जो है उनको ज़्यादा कर लिया जाए या नेचर को कम कर लिया जाए। पहले आप करने जा रहे थे ऑब्जर्वेशन, अब आप करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन। उनको पता ही नहीं, उनको लग रहा है आप ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, आप इंस्पेक्शन करने जाए, ये नेचर हो गया, ठीक है। इस तरह टाइमिंग है, ठीक है, वही मैंने आपको बताया, स्टॉक काउंट आप करने जा रहे थे वैसे 30 को, अब आप चले जाए 28 को, ठीक है, तो उनको सरप्राइज हो जाएंगे वो, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर जब सरप्राइज होते हैं तो वो फिर कुछ कर नहीं सकते बजाय इसके कि वो ऑडिटर की बात माने। तो इस तरह से आपका जो रिस्क है वो एड्रेस हो जाएगा। एक्सटेंट, पहले 2 प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, रिस्क सामने आ गया, 10 प्रोसीजर कर लो, 5 कर लो,
ठीक है, ये आपके ऊपर है इंडिपेंडेंटली जी। उसके बाद है जी मोर प्रोसीजर्स एट ईयर एंड रादर देन इंटरिम डेट्स। ठीक है, इंटरिम डेट्स क्या होती हैं? इंटरिम डेट्स होती हैं जी कि जो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट होती है, ठीक है, उससे पहले पहले की जितनी डेट्स होती हैं उनको इंटरिम डेट्स कहा जाता है, या इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के अंदर की जो थोड़ी सी डिस्कशन हमने की थी, आगे हमने करनी है बाकी, ठीक है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट का ही एक बिगिनर स्टेज होता है, जिसके अंदर ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स जो होता है वो पहले परफॉर्म कर देता है, जो कि ऐसे नेचर के प्रोसीजर्स होते हैं जो कि बाद में परफॉर्म करने से बेहतर है पहले कर दिए जाए, क्योंकि फ्री बैठे हुए हैं, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई नहीं है, तो आप ये काम तो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो तो करें। ठीक है, तो वो प्रोसीजर्स अगर इंटरिम डेट से बजाय ईयर एंड पे परफॉर्म किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रोसीजर्स अगर ईयर एंड पे परफॉर्म किया जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर गलतियों का चांसेस होते हैं, रिस्क और मिसस्टेटमेंट के चांसेस होते हैं, वो ज़्यादातर फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो होते ही ईयर एंड पर हैं, क्योंकि ईयर एंड पर जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वो फाइनल हो रही होती है, और उन मैनेजमेंट को अगर पता लगे ओहो हमारा तो सेल्स का टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, क्या करते हैं जी, यस ये एक 10,000 मिलियन की सेल जो है ना ये एंटर कर देते हैं, डेटा डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दिया, ठीक है, एंट्री डाल दी, ठीक है। अब हमें नहीं पता, अब ईयर एंड पर वो किया है ना, तो हम भी क्या करें, हमें पता लग गया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क हो सकता है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ईयर एंड पर वो काम कर लेंगे, ठीक है, अपने प्रोसीजर्स ईयर एंड पर इंक्रीज कर देंगे ताकि हमें पता लग सके इस तरह की चीज़ों के बारे में। फिर जी ऑब्टेनिंग रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ठीक है, कि ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन, आपको पता लग रहा है कि जी रिस्क इंक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क एग्जिस्ट करता है, आप क्या कर सकते हैं जी, आप अपने ऑडिट एविडेंस जो हैं रिलायबिलिटी को माइंड में रखते हुए ऑब्टेन कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी को माइंड में रखने के लिए आपने कुछ ऑडिट फैक्टर्स पढ़े थे, कि ऑडिट फैक्टर्स के अंदर आता है कि आपने ओरल नहीं रिटन एविडेंस को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करना है, इस तरह वो ज़्यादा रिलायबल एविडेंस होगा आपके लिए। इस तरह से फोटोकॉपीड नहीं बल्कि ओरिजिनल एविडेंस को ज़्यादा प्रेफर करना है, इनडायरेक्ट को नहीं बल्कि डायरेक्ट को ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है, कंट्रोल सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस का नहीं बल्कि कंट्रोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करना है, ठीक है। तो इस तरह से भी जो ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन कर रहे हैं वो ज़्यादा रिलायबिलिटी उनकी इंश्योर हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगा वो रिलायबिलिटी लेवल, उस तरह से भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क को एड्रेस कर सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास आता है जी असर्शन लेवल रिस्क। असर्शन लेवल रिस्क यानी कि छोटे मोटे रिस्क या फिर ऐसे रिस्क जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परवेसिवली अफेक्ट नहीं करते, या इसका क्या मतलब है कि वो स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल असर्शंस को अफेक्ट करते हैं। डेटर्स की बात हो रही है, इन्वेंट्री की बात हो रही है, स्पेसिफिक एक लाइन आइटम को जाके हिट करते हैं, ठीक है। अब असर्शन लेवल रिस्क है तो आप भी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ये दोनों के दोनों हमारे एक इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। ये आपका चैप्टर 11 है, ये आपका चैप्टर 12 है जो कि हमने पढ़ना है, ठीक है। ये जब हम चाहेंगे तो हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल तो ऑडिट जो एविडेंस है वो आपके चैप्टर 3 है, ठीक है। तो जी असर्शन लेवल रिस्क को एड्रेस करने के लिए असर्शन जो है वो बेस्ड आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस नज़र आ रही है तो टेस्ट कर लेंगे कंट्रोल्स को, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर लेंगे, कंट्रोल्स पर टेस्टिंग कर लेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई ना कोई गलतियां नज़र आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। कंट्रोल्स किसने बनाए हैं? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट के बनाए हुए कंट्रोल्स पर जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेल्स इनवॉइस अगर इसमें चाहे तो ये चीज़ जनरेट होनी चाहिए, ठीक है, ये हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। कंट्रोल्स जो बने हुए ऑलरेडी उनको टेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। और इसी तरह से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स जो हैं, ठीक है, उनको वेरीफाई करना चाहते हैं, डेटर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, डेटर्स की वैल्यू जो है उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स डेटर के यूज़ कर सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगर मैं आपको रफली बताऊं कि डेटर की आपने वैल्यू को एसर्टेन करना है, क्या क्या कर सकते हैं आप। सबसे पहला
इंक्वायर कर सकते हैं। वही एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं ना आपने कि डेटर की अमाउंट ठीक लिखी गई या नहीं लिखी गई, क्या करेंगे? वही ऑडिट एविडेंस जो है वो आपने गैदर करने के लिए जो आपको प्रोसीजर रिक्वायर्ड होते हैं, इंक्वायरी कर लेंगे, मैनेजमेंट से खुद जाके पूछ लेंगे या स्टाफ से पूछ लेंगे कि भाई इतने डेटर्स होने चाहिए नहीं। इंक्वायरी इनसे नहीं करनी, डेटर्स को कॉल करके पूछ लेंगे कि भाई हाँ जी आप बताएं आप इस कंपनी के डेटर हैं कि नहीं, आपकी इतनी आ रही है, ये अमाउंट लिखी आ रही है जो आपने इनको देनी है कि नहीं देनी, वो बता देगा। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन सेंड कर देंगे, उसको एक रिटर्न में लिख कर दे देंगे कि जी मैंने आपको एक सेंड की है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, अगर तो आपने इस कंपनी के पैसे देने हैं तो येस में रिप्लाई करें, नहीं देने तो नो में रिप्लाई करें, या नहीं देने तो ना रिप्लाई करें, तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, अब इस तरह से हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेटर की जो फिगर आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में, क्लोजिंग डेटर्स आ रहे हैं, आप उनको रीपरफॉर्म कर लें। आप पूरा ट्रायल से जो है वो डेटर अकाउंट बैक एंड पे जाएं, डेटर अकाउंट बनाएं, पहले डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाएं, डेटर्स की सारी एंट्रीज फिल करें, फिर एक क्लोजिंग आएगा, वो ट्रायल में जाएगा, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फिर आगे जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। और डेटर्स की किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, डेटर पे आप डेटर का जो एज एनालिसिस है उसको चेक कर लें, आपको पता लग जाएगा, एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा आपको किस डेटर से कितने पुराना जो है वो रिश्ता है कंपनी का, कितने पैसे कितने सालों पहले जो है ये डेटर बना था इस कंपनी का, अब कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे दे चुका है, कितने पैसे नहीं दे रहा, बैड डेट कितने होने वाले हैं, प्रोविजन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। इस सारे के सारे ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि हम स्पेसिफिक अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर को हमने चेक करना है, उस पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, तो हम वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा डिटेल्ड ये लेक्चर हो गया है, लेकिन मैं इसको पार्ट 3 के अंदर नहीं लेके जाना चाह रहा था। रिस्क असेसमेंट को मैं ख़त्म करना चाह रहा था ताकि बस कॉन्टीन्यूटी बनी रहे और ज़्यादा से जल्दी जो है वो ख़त्म हो, ताकि हम अगले जो वो मेन जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर मूव ऑन कर सकें, जहाँ से एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन जो होते हैं वो टेस्ट होते हैं। कि टॉपिक्स ये भी इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही, बल्कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस हिसाब से कि ये बेस टॉपिक्स हैं, ये बेस बनाने के लिए। जब जितनी बेस स्ट्रॉन्ग होगी उतनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ऑडिट की बिल्डिंग आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, बेस को स्ट्रॉन्ग करें। बेस जितने कंसेप्ट जितने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाए ऑडिट का, आप पासिंग परसेंटेज मार्क्स ले सकते हो उसके अंदर से बहुत ईजीली। ठीक है जी, आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर तो आप वैल्यूएशन हो रही है आपकी नॉलेज के अंदर इन लेक्चर्स के थ्रू, तो चैनल जो है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। जी, थैंक यू।